हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भूगोल के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। यहाँ पर ऑप्शन है 60%, बी 65%, सी 70%, डी 75%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65%। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यहाँ पर ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी चक्रीय, डी जैव। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। यहाँ पर ऑप्शन है मेघा पाटेकर, सी संदीप पांडे, सी अन्ना हजारे, डी अरविंद केजरीवाल। तो नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? तो मेघा पाटेकर ने। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडारण सीमित है। यहाँ पर ऑप्शन है कोयला, बी हवा, सी मिट्टी, डी सौर शक्ति। तो निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? तो कोयले का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। यहीं पर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पर ऑप्शन है असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है कल्पकम, बी नागौरा, सी राणा प्रताप सागर, डी तारापुर। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लोहा को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पर ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी पर्वतीय मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, चावल है। यहाँ पर बताना आपको चावल क्या है। ऑप्शन ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल, डी में से कोई नहीं। तो चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। और सरसों जो गेहूं जो है वो रबी फसल है, इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न है? यहाँ पर बताना आपको भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है 1/3, बी 2/3, सी 1/4, डी 3/4। तो भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 2/3। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी,
इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन है चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। तो भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हरित क्रांति, बी नीली क्रांति, सी सफेद क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो सफेद क्रांति कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फसल बोने, बढ़ने, पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको फसल के बोने, बढ़ने, पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है वर्धन काल, बी हरित क्रांति, सी रोपण, डी कृषि। तो फसल के बोने, बढ़ने, पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वर्धन काल कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। यहाँ पर ऑप्शन है उष्ण, बी शीतोष्ण, सी उष्ण आर्द्र, डी उष्ण शुष्क। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र जलवायु का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, काली मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ पर बताना आपको काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए, डी बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो किस उद्योग को संरक्षण शिशु कहा जाता है? तो चीनी को। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में हुआ? यहाँ पर बताना आपको भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है। यहाँ पर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी, डी जूट वस्त्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी इस्पात, सी सीमेंट, डी तांबा। तो बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से सम्मिलित नगर है। यहाँ पर बताना आपको स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से सम्मिलित नगर कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है लखनऊ, बी पटना, सी गांधीनगर, डी चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से सम्मिलित कौन नगर है? तो चेन्नई है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन स्थल मार्ग, बी वायु मार्ग, सी समुद्री मार्ग, डी पाइपलाइन मार्ग। तो भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना कि बिहार में
सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड, बी आरा बक्सर रोड, सी बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? द ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 266 है। इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है, तो दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन है ए राजमार्ग संख्या 2, बी राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है, तो राजमार्ग संख्या 7 है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। यहाँ पर बताना आपको बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। यहाँ पर ऑप्शन हिमालय के क्षेत्र में, बी दक्षिण बिहार के मैदान में, सी दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र में, डी गंगा के द्रोणी में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है तो गंगा के द्रोणी में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। यहाँ पर ऑप्शन है रोहतास, बी सीवान, सी गया, डी पश्चिमी चंपारण। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिले में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, सासाराम नगर का विकास हुआ था। यहाँ पर बताना आपको सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन है मध्य युग में, बी प्राचीन युग में, सी वर्तमान युग में, डी आधुनिक युग में। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर ऑप्शन पटना में, बी हाजीपुर में, सी मुजफ्फरपुर में, डी समस्तीपुर में। तो मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार, डी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी पटना हवाई अड्डा, सी राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी बिहार हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।